अपने देश भारत के आदरणीय सभी भाई बहनों को मैं सीवी सिंह मानव आदर सहित हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, 3 चरणों में होने वाले विश्व महायुग परिवर्तन के प्रथम चरण में आवश्यक परिवर्तन से पहले हमें अपने देश के आम नागरिकों की दुर्दशा के विषय में जानना अति आवश्यक है। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 2 में अपने देश के नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों, कर्मचारियों की बद स्थिति के विषय में बताया था। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं, अर्थात पृथ्वी पर महायुग परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, तो हमारे सभी 11 वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, भारतीय आम नागरिकों की दुर्दशा और परेशानी के कारण तो अनेक हैं। उनमें से कुछ खास कारणों के विषय में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिससे देश की स्थिति भयावह होती जा रही है। तो भाइयों, नंबर 1 है भ्रष्टाचार से दुर्दशा। देश की राजनीति ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा वटवृक्ष है। यही राजनीतिक भ्रष्टाचार विभिन्न विभागों से होता हुआ आम जनता के दरवाजे तक विभिन्न रूपों में दस्तक दे रहा है। आज़ादी के 1 दशक बाद से ही भ्रष्टाचार ने भारत में संक्रमण शुरू कर दिया था, जो अब पूर्ण रूप से देश को दलदल में फंसाता चला जा रहा है। 3-4 दशक पहले संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। 21 दिसंबर 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर हुई बहस में दिए भाषण में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितने दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हैं, उतने दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है। देश का कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो। सन 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था ने अपने किए गए अध्ययन में पाया था कि 62% भारतवासी सरकारी ऑफिसों में अपने काम करवाने के लिए रिश्वत या ऊंचे दर्जे के प्रभाव का प्रयोग मजबूरी में करते हैं। देश को भ्रष्ट बनाने में अंग्रेजों की विशेष भूमिका रही है। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने का प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया। और वही पद्धति, व्यवस्था और प्रथा आज हमारे देश के नेता अपनाए हुए देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। नेताओं और राजनीतिक पार्टियों का मूल उद्देश्य केवल सत्ता पर काबिज रहना है, देश चाहे भाड़ में जाए। उन्होंने युक्ति निकाली है कि गरीबों को राहत देने के नाम पर अपने समर्थकों की टोली बना लो। कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए भारी भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 40% माल का रिसाव हो रहा है। मनरेगा के नाम पर निकम्मों की फौज खड़ी की जा रही है। भ्रष्टाचार के रूप में देश में लूट मची हुई है। जिसको मौका मिलता है, अवसर नहीं चूकता है। दोस्तों, दुर्दशा का दूसरा कारण है आरक्षण। जाति, पात, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय के बाद राजनीति और आरक्षण पद्धति ने भारतीय मानव समाज के साथ देश को बांटने का कार्य सबसे अधिक किया है।
इस सब के बावजूद आरक्षण देश में अमीरी और गरीबी की खाई को और अधिक चौड़ा करने का काम भी कर रहा है। क्या कोई बता सकता है कि कौन सी जाति में अमीर और गरीब नहीं है? क्या आरक्षित जाति में अमीर लोग नहीं हैं और अनारक्षित जाति में गरीब नहीं है? अनारक्षित जाति में यदि गरीब हैं तो क्या वो आरक्षण के हकदार नहीं है? हकीकत तो यह है कि आरक्षण व्यवस्था गरीब, पिछड़े, दबे कुचले समाज के लोगों के लिए बनाई गई थी, जबकि आरक्षण का लाभ जो हकदार हैं उन्हें तो मिल ही नहीं रहा है। इसका वास्तविक लाभ गैर हकदार और क्रीमी लेयर के लोग ही अधिक उठा रहे हैं। देश की आरक्षण पद्धति हर तरह से देश तथा देश की गरीब जनता का अहित ही कर रही है। भाइयों और बहनों, आरक्षण के बाद दुर्दशा का तीसरा कारण है न्याय तंत्र से। भारतीय न्याय तंत्र से भारतीय आम नागरिकों का मोह भंग होने लगा है। समाज में कहावत है कि जिस परिवार को मुकदमा और बीमारी लग गई वह परिवार हमेशा कंगाली की तरफ बढ़ जाता है। देश की गरीब जनता मुकदमों से बचने के लिए छोटे मोटे आपराधिक कष्टों को सहने के लिए मजबूर है। हमारा न्याय तंत्र बहुत महंगा तो है ही, मुकदमों का निर्णय आने में 20-30 वर्ष तक लग जाते हैं। कुछ केस तो 40 और 50 वर्ष तक चलते रहते हैं। निर्दोष लोग तब तक जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं तथा मर भी जाते हैं और अपराधी जमानत पर बाहर आकर अपनी पूरी जिंदगी मौज मस्ती से बिना सजा के ही काट जाते हैं। इसके बावजूद न्याय तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना के कारण दोष सिद्धि का प्रतिशत कुछ अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अर्थात शक्ति संपन्न अपराधियों तक पहुंचने के लिए हमारी न्यायपालिका के हाथ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। न्याय तंत्र की बदहालत के लिए कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें से नंबर 1 न्याय तंत्र में भ्रष्टाचार, नंबर 2 लंबित मामलों का बैकलॉग, नंबर 3 पारदर्शिता की कमी, नंबर 4 समाज में परस्पर संवाद का न होना, नंबर 5 दोषपूर्ण दलीय राजनीतिक पद्धति के कारण हस्तक्षेप की संभावना, नंबर 6 बेहद महंगी और लंबी न्याय प्रक्रिया। दोस्तों, इसके बाद अगला जो है कारण है दुर्दशा का, शिक्षा पद्धति। भाइयों और बहनों, गुलाम भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेज लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति से देश के आम नागरिकों की दुर्दशा ही होनी है। धीरे धीरे गरीब भारतीय आम नागरिकों के अधिकार क्षेत्र से शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि गरीब इंसान इतनी महंगी शिक्षा अपने बच्चों को दे नहीं सकता है और न ही जीवन में सफल हो सकता है। वह गरीब का गरीब ही बना रहने को मजबूर होता रहेगा। शिक्षा के निजीकरण से सरकारी स्कूलों की स्थिति सबको मालूम ही है, जबकि सरकारी स्कूलों में अध्यापक निजी स्कूलों की तुलना में कितने महंगे और हैं सबको मालूम है। दोस्तों, आम नागरिकों की दुर्दशा का अगला कारण है सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित न होने से। देश के अधिकारी कर्मचारियों की आम जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। एक एक नागरिक अपने आवश्यक कार्यों के लिए दर्जनों बार अधिकारियों कर्मचारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
लोकतंत्र के अनुसार कहने को तो अधिकारी कर्मचारी देश की जनता के सेवक हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है। जब तक आम नागरिक उनकी सेवा नहीं करते, तब तक कोई काम नहीं होने वाला। सरकारें स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। केवल आधार कार्ड को ही ले लीजिए तो बिना आधार कार्ड के कोई काम नहीं होता है, और ज़िले में कुछ गिने चुने केंद्र हैं जहां सुबह से शाम तक लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। जो उन केंद्रों पर 200-300 रुपये अतिरिक्त दे देता है, उनका आधार कार्ड बन जाता है। कभी कभी तो रिश्वत देकर आधार कार्ड तो बनवा लिया, ऊपर से निरस्त हो गया। बेचारे नागरिक के रिश्वत के पैसे भी चले गए। सबसे बुरी स्थिति तो आपूर्ति विभाग की भी है। देश की गरीब जनता द्वारा राशन कार्ड के लिए अनेकों बार ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। जब तक रिश्वत के रूप में उनकी सेवा नहीं की जाती है, तब तक राशन कार्ड बन ही नहीं सकता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि नागरिकों का आधार कार्ड मिली भगत से किसी दूसरे के राशन कार्ड पर चढ़ा दिया जाता है, जबकि आधार कार्ड धारक को पता ही नहीं होता है। अर्थात जब तक रिश्वत नहीं देते हैं, तब तक कुछ होने वाला ही नहीं है। अंत में हार थक कर नागरिक बेचारा बैठ जाता है। क्या इस विषय में सरकार को कुछ पता नहीं है? चलो दोस्तों, अगला दोष है प्राकृतिक असंतुलन, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर से। भाइयों बहनों, प्रकृति की भयानक भ्रकुटी अपना रौद्र रूप धारण करती जा रही है। पर्यावरण असंतुलन के कारण पृथ्वी पर समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। प्रकृति असंतुलन के दो कारण हैं। पहला, विश्व की बढ़ती जनसंख्या दर, और दूसरा, मानवीय आवश्यकताएं और उपभोक्तावादी प्रवृत्ति। इन दोनों का असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है और उसकी वहनीय क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। भूमि के खनन, पेड़ों और वनों का कटान, जल का दुरुपयोग तथा वायुमंडलीय प्रदूषण ने गंभीर खतरा पैदा किया है। इससे प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ी हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब प्राकृतिक संसाधन मानव और अन्य जीवों की जरूरत को देखते हुए पर्याप्त थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, अत्यधिक मात्रा में रहने और खाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। तब उन संसाधनों को अधिक से अधिक प्राप्त किया गया और इसी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि दर के कारण संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच गए। जब तक जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता ही रहेगा और अंत में मनुष्य को अपने अस्तित्व को बचाना भारी पड़ जाएगा। धन्यवाद। अपने देश भारत के आदरणीय